हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में कारक को शुरू किया था। कारक हम पढ़ रहे थे। कारक के 8 भेद हमने आपको बताए थे। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों, अन्य शब्दों या पदों से या फिर क्रिया से जाना जाता है, वही आपका कारक है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण से आपने समझा कि श्री राम युद्ध किया। ये एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य से आपको साफ साफ जो है वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपने लिखा यहाँ पर श्री राम ने युद्ध किया, तो इस ने इन दोनों जो है, जो आपका कर्ता है या आपका संज्ञा है और साथ में जो क्रिया है, इनके बीच जो है एक संबंध स्थापित कर दिया है। तो हमने यहाँ ने चिन्ह लगाने से श्री राम और युद्ध किया, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया। साफ साफ पता चला कि किसने युद्ध किया, श्री राम ने युद्ध किया। युद्ध किसने किया? श्री राम ने। तो यहाँ पर ने जब हमने लगाया, अब ये ने है क्या? यही आपका कारक चिन्ह है। इसको आप विभक्ति कहते हैं या फिर इसको परसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने कारक की परिभाषा लिखी थी कि कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों या शब्दों से या फिर क्रिया से जाना जाता है, वही आपका, उसे ही हम कारक कहते हैं। कारक को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, जिससे आपको पता चले ये कारक है, उन्हें हम विभक्ति या परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर जैसा एक उदाहरण था, श्री राम युद्ध किया, तो यहाँ पर आप जानते हैं श्री राम तो आपकी क्या है? संज्ञा है, ठीक है, और युद्ध किया ये आपकी क्रिया है। अब इन दोनों के बीच इसका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है। श्री राम युद्ध किया वाक्य जो है अशुद्ध लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप श्री राम के बाद ने लगाएंगे तो ये आपका क्या है? ये आपका कारक चिन्ह है, और इससे जो है इस वाक्य के जो है अर्थ भी आपको स्पष्ट हो रहा है। साथ में संज्ञा और क्रिया के बीच भी यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये संज्ञा था और ये क्रिया था। तो ने विभक्ति चिन्ह ने इन दोनों के बीच संबंध भी स्थापित किया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। उन्होंने रावण मारा, तो देखिए उन्होंने आपका सर्वनाम है। अब रावण मारा, उन्होंने रावण को मारा। को शब्द देखिए, रावण आपका संज्ञा है, ये सर्वनाम है, और यहाँ मारा आपका क्रिया है। तो इनके बीच संबंध स्थापित कौन करेगा? जब आप यहाँ को विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर ये संबंध स्थापित करेगा, उन्होंने रावण को मारा। तो अब जो है वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है और इसका अर्थ भी हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। श्री राम रावण तीर मारा, अब ये वाक्य भी है, लेकिन इस वाक्य से आपको कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वाक्य के पदों के साथ क्या संबंध है इसका आपको स्पष्ट, आपको इसका भाव पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कहा श्री राम ने रावण को तीर से मारा, अब आपको पता चला श्री राम रावण तीर, इन सब के बीच हमने क्या लगा दिया? विभक्ति चिन्ह लगा दिया। श्री राम ने रावण को तीर से मारा, तो अब जो है भाव स्पष्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद है उन्होंने धर्म रक्षा, तो जैसे यहाँ पर लिखा है श्री राम ने रावण को तीर से मारा, इनको आप लिख लेंगे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। चलिए, उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा, इसमें आपको इस वाक्य में स्पष्ट जो है इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वाक्य के पदों के साथ, ये शब्दों के साथ क्या संबंध है कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, अब जो है भाव भी स्पष्ट है। वाक्य के सभी पदों का जो है एक दूसरे से संबंध भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है आपका कारक। अब कारक के हमने 8 भेद आपको बताए थे, जिसमें से हम 2 भेदों को पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप इसे लिख लीजिएगा, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपको गृह कार्य दिया था कि आप घर में इसको याद करेंगे और साथ में इसको आप लिखेंगे। चलिए, पहला कारक है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है आपका ने कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। किसी वाक्य में काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कर्म कारक।
तो कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा है आपका करण कारक। तो करण कारक का मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। जैसे हमने कहा राम ने रावण को तीर से मारा, तो राम ने काम किससे किया? तीर से किया। ठीक है, तो यहाँ पर तीर आपका क्या हो जाएगा? करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। ठीक है, राम गेंद से खेल रहा है, तो किससे खेल रहा है? गेंद से। तो यहाँ गेंद आपकी क्या है? ये आपकी करण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट कारक है आपका संप्रदान। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए आप काम करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि राम ने राधा को फल दिए, तो राम ने काम किया किसके लिए? राधा के लिए। अपादान से अलगाव होना, वृक्ष से फल गिरा, तो वृक्ष से जो है फल अलग हुआ है, जिसके अलगाव, जिससे अलगाव हो या अलग हो। ठीक है ना, तो वृक्ष से फल गिरा। नेक्स्ट है संबंध। काकी के अन्य पदों के साथ जब संबंध बताया जाता है तो ये आपका संबंध कारक होता है। नानी ने और रारी ने, अधिकरण में और पर, क्रिया का आधार होता है अधिकरण। ठीक है, और इसके बाद संबोधन, जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसे संबोधन कहा जाता है, किसी को पुकारना या बुलाना, जैसे हे, अरे, अजी। चलिए जल्दी से इन कारकों को लिखें। अब जैसा कि हमने आपको कर्ता कारक बताया था, जैसे सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध होता है। यानी अब यहाँ पर जैसे कार्य कौन कर रहा है? सुनील कर रहा है। ठीक है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने है, इसका विभक्ति चिन्ह है ने, लेकिन इसकी भी शर्त है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में तथा सकर्मक क्रिया होने पर होता है। अब सकर्मक मैं आपको बता चुकी हूँ, कर्म मैंने आपको पहले पढ़ाया, और फिर आप इसके बाद हमने सकर्मक क्रिया को, तो जब आपके पास सकर्मक यानी कि जहां पर कर्म हो, वो आपका वहां पर ने विभक्ति चिन्ह आपका लगता है, या फिर आपका जो वाक्य है वो भूतकाल में हो। ठीक है, तो दो शर्तों में। अब इसके बाद आपने कर्म कारक भी पढ़ लिया था, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देखिए, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब राम ने रावण को मारा, देखिए इस वाक्य में आपका काम करने वाला कर्ता राम है और मारा ये आपकी क्रिया है, लेकिन किसको मारा? रावण को मारा। अब मारा यहाँ पर क्रिया है, इस मारने का प्रभाव कर्ता, देखिए कर्ता के अलावा जब किसी अन्य पर पड़ता है वो आपका कर्म कहलाता है। इस मारने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? रावण पर पड़ेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कर्म कारक कहलाता है। ये आपका क्या है? कर्म कारक है। तो जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, तो इस कार्य का प्रभाव इस रावण पर पड़ा है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसलिए यहाँ पर रावण जो है आपका क्या है? कर्म कारक है, और रावण के पीछे चिन्ह लगा है को। तो कर्म कारक की विभक्ति या चिन्ह क्या है? को है। कर्म की पहचान के लिए आप क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर इसका क्या कर सकते हैं? इसको आप ढूंढ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा, तो रावण आपके यहाँ पर कर्म कारक हो गया है। तो इस प्रश्न के द्वारा आपको यहाँ कर्म कारक भी मिल जाएगा। किसको मारा? रावण को मारा। ठीक है, निशा दूध पीती है, क्या पीती है? क्या और किसको शब्द आपने लगाना है। प्रश्न कर रहे हैं क्या और किसको, बस दो प्रश्न करेंगे, आपको तुरंत से आपका कर्म कारक मिल जाएगा। ठीक है, क्या और किसको।
चलिए, तो क्या पीती है? दूध पीती है। ठीक है। अब इसके बाद आपका करण कारक आता है। अब करण कारक क्या है? करण कारक का अर्थ होता है साधन। साधन यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करता है, क्रिया करता है, वो आपका साधन कहलाता है या करण कारक कहते हैं। तो करण का अर्थ हो गया है यहाँ साधन। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चे तो आपके क्या हैं? ये तो आपके संज्ञा हो गई, और खेल रहे हैं ये आपकी क्रिया है। किससे खेल रहे हैं? काम किससे हो रहा है? गेंद से हो रहा है। तो यानी कि यहाँ साधन क्या है? काम क्रिया का साधन क्या है? गेंद है। खेल रहे हैं, लेकिन किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। इसलिए यहाँ क्रिया का जो साधन है वो आपका गेंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है? करण कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। अब कहते हैं ना कि उससे काम करना, इससे काम करना। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है ना? तो और बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? साधन क्या है? पढ़ने का साधन क्या है? पुस्तक। तो ये आपका साधन हो जाएगा। तो ये आपका करण कारक। करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा और किसके साथ शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? किसके द्वारा खेल रहे हैं? किसके द्वारा? किसके द्वारा खेल रहे हैं? प्रश्नार्थक चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर गेंद के द्वारा या गेंद से। सीधे किससे लिख सकते थे, द्वारा ना भी करते, तो किससे? गेंद से। ठीक है। तो किसके द्वारा खेल रहे हैं? गेंद के द्वारा। यहाँ से लगा है तो यहाँ आप किसके द्वारा करने की बजाय यहाँ पर आप किससे करके भी प्रश्न कर सकते थे। ठीक है ना? किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो ये गेंद से आपका करण कारक है। तो लिखिएगा इसे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। ठीक है। किससे मारा? तीर से। तो तीर से ये करण कारक है, क्योंकि ये साधन है काम करने का। ठीक है। इसके द्वारा ही तो राम काम कर रहा है। ठीक है। तो राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। चलिएगा, जल्दी लिखिए इसे। तो पहला आपका कर्ता कारक, दूसरा आपका करण कारक, दूसरा आपका कर्म कारक और तीसरा आपका करण कारक। चलिएगा, नेक्स्ट लिखेंगे आप संप्रदान कारक। आगे लिखिएगा संप्रदान कारक। राम सीता के लिए फल लाया। राम सीता के लिए फल लाया। अब यहाँ पर काम करने वाला करता है राम। ठीक है। और क्या किया राम ने? काम, फल लाया। लेकिन किसके लिए लाया? सीता के लिए। तो राम ने अब काम किसके लिए किया है? सीता के लिए। ठीक है ना? तो कर्ता जिसके लिए काम करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। जब कर्ता किसी अन्य के लिए क्या करता है? काम करता है, क्रिया करता है, या फिर उसे कुछ देता है, तो उसे हम संप्रदान कहते हैं। ठीक है। और यहाँ संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए, जब हम कुछ किसी के लिए कुछ करेंगे, कुछ देंगे, तो के लिए ही आएगा। तथा को, दो शब्द आ सकता है। उसने उसको ये काम किया, उसके लिए ये काम किया, तो दो चीज यहाँ पर आ जाती है। तो आपके पास संप्रदान कारक क्या होता है? राम सीता के लिए फल लाया। कर्ता राम है और क्या काम किया है राम ने? फल लाने का काम किया है। किसके लिए लाया? सीता के लिए। तो कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, जिसके लिए वो काम करता है, तो वो आपका या किसी को कुछ देता है, वही आपका संप्रदान कारक कहलाता है।
ठीक है ना। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो लिख लीजिएगा इसे। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, वो के लिए तथा को है। तो दो विभक्ति चिन्ह इसके होते हैं, के लिए तथा को। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसकी पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किसको, किसके लिए, किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही संप्रदान कारक होता है, वही आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे अतिथि राधा के लिए उपहार लाए, अतिथि राधा के लिए उपहार लाए, किसके लिए लाए, राधा के लिए। अतिथि राधा के लिए उपहार लाए। तो राधा के लिए देखो हमने क्या कहा, हम यहाँ कौन कौन से प्रश्न करते हैं, किसको किसके लिए प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आपको प्राप्त होता है वही आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ पर किसके लिए लाए, राधा के लिए, तो यही आपका संप्रदान कारक है। अतिथि राधा के लिए उपहार लाए, अतिथि तो आपकी संज्ञा हो गई, राधा के लिए उपहार लाए तो ये आपका क्रिया है। ठीक है, तो काम किसके लिए हुआ है, राधा के लिए, राधा को उन्होंने कुछ दिया या लाए, तो ये आपका संप्रदान कारक है। तो इसको भी आप नोट डाउन करें। तो लिखिएगा इसकी पहचान करने के लिए, किसकी पहचान, संप्रदान कारक की पहचान करने के लिए किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर, किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है वही संप्रदान कारक कहलाता है या वही संप्रदान कारक होता है, वही संप्रदान कारक कहलाता है या संप्रदान कारक होता है। चलिएगा अब नेक्स्ट आपका है अपादान कारक। अपादान कारक, हेडिंग डालिएगा अपादान कारक। तो देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान क्या होता है, जिससे अलग हो। ठीक है, तो जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा और हिमालय एक दूसरे से अलग हुए। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ते अलग हो गए एक दूसरे से। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का या तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कहते हैं। दो तीन चीजें हैं, पहला अलग होने का, दूसरा तुलना होने का या फिर दूरी होने का भाव प्रकट हो। तो हिमालय से जो है गंगा निकली तो गंगा हिमालय से अलग हो गई, पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए। ठीक है ना, तो ये जो है क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से जो है वो अलग होने का भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका अपादान कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह से है, अपादान का विभक्ति चिन्ह से है और इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वही अपादान कारक होता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ एक तो आप किससे या फिर कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वही आपका अपादान कारक कहलाता है। चलिएगा इसे नोट करें। चलिए तो लिखिएगा उदाहरण के लिए, पेड़ से फल गिरा, किससे गिरा, पेड़ से, पेड़ से
फल गिरा, किससे गिरा? पेड़ से। हमने कहा ना इसकी आप पहचान कैसे करेंगे, या तो किससे, कहाँ से, प्रश्न लगा करके आप क्रिया के साथ, है ना। गिरा क्या है, यहाँ क्रिया है। किससे गिरा? पेड़ से गिरा। तो पेड़ आपका क्या है? अपादान कारक है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। छठा है संबंध कारक। अब संबंध क्या है? यह पिताजी की गाड़ी है, यह पिताजी की गाड़ी है। तो देखिए यहाँ पिताजी और गाड़ी का संबंध बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति, देखिए पिताजी तो व्यक्ति है, गाड़ी आपका वस्तु आ गई, तो गाड़ी और पिताजी का संबंध यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो इसमें आपका किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। और देखिए संबंध में जो है विभक्ति चिन्ह आपका काकी के, रारी रे और नानी ने है। और इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किसका, किसकी और किसकी शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही संबंध कारक है। तो देखिए यह पिताजी की गाड़ी है, तो किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है? तो पिताजी की। उत्तर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पिताजी की। पिताजी की। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं, राम राजा दशरथ के पुत्र थे, तो किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। तो यही आपका क्या है? संबंध कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, इन कारकों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अधिकरण कारक और संबोधन कारक को पढ़ेंगे और साथ में कुछ प्रश्न लेके आएंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।